दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में चक्रवाती तूफान और मानसून का असर अब खत्म होने लगा है। जब पूर्वी बिहार छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश के आसार लगभग खत्म हो गए हैं। जब मौसम विभाग की माने तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के अलावा सभी जिलों में बारिश की अब संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने मानसून को कमजोर होने की बात कही है और जिलों को ग्रीन जोन में बांट दिया गया है, जिसमें कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 8 तारीख के बाद मानसून वापस लौट जाएगा। उसके बाद 8 तारीख के बाद मौसम साफ रहेगा। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि पहले हुए नुकसान के साथ साथ हाल के दिनों में अधिक बारिश के कारण हुई फसल क्षति का आकलन करके 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट दे। साथ ही जहां अधिक जल जमाव के कारण बुआई नहीं हो सकी है वहां भी ठीक से आकलन कर ले और सभी जिलों के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिक बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद एक अन्य मार्ग में जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की। जब बैठक में 11 जिलों जैसे नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एवं सारण जिले के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। दोस्तों पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सख्त हो गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस SS बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि उत्सव दूसरे की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं। आप त्यौहार मनाना चाहते हैं, हम भी त्यौहार मनाना चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर यह भी हमें सोचना होगा। कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की वजह से अस्थमा और दूसरे रोगों से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। हर त्यौहार समारोह में पटाखे चलाए जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। जब किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप आज किसी भी जश्न में जाएं, वहां देखेंगे कि पटाखे फूट रहे हैं, खास तौर पर लड़ी वाले। हमने इन पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन बाजारों में इन्हें बेचा जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान खूनी संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला बिहार के ही भागलपुर जिले का है। यहां बदमाशों ने एक मुखिया प्रत्याशी को गोली मार दी। जनसंपर्क करके घर लौटने के दौरान बदमाशों ने मुखिया उम्मीदवार को निशाना बनाया और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वारदात भागलपुर जिले के नवगछिया इलाके की है। यहां रंगरा थाना के मुरली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी को बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना में गोली लगने के कारण मुखिया उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ छोटू सिंह घायल हो गए। दोस्तों सोचो यदि बिजली चली जाए तो क्या होगा। न पंखा चलेगा, न एसी काम करे, न कूलर, न फोन चार्ज हो पाए, न लैपटॉप, न टीवी चले, न बल्ब जले। ये सोचकर ही डर लगने लगता है, लेकिन ये बिल्कुल ही 100% सच होने वाला है। एक बार फिर से देश में सभी को बल्ब की जगमगाती रोशनी छोड़कर दिए का सहारा लेना पड़ेगा और ये होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सिर्फ 4 दिन आपके पास है। 4 दिन बाद देश गहरे और गुप्त अंधेरे में डूब सकता है। अगले कुछ दिनों में आपका घर पावर कट की चपेट में आ सकता है, क्योंकि देश में केवल 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। 4 दिन बाद बिजली कट जाएगी, बिजली गायब हो जाएगी। आपको फिर वही पुराने जमाने में लौटना पड़ेगा, 1990 के दशक में, जहां पर आपको दिए जलाने पड़ेंगे, लालटेन, मोमबत्ती जलाने पड़ेंगे। त्योहारी सीजन से पहले भारत में कोयला संकट बढ़ता जा रहा है। अगर कोयले का संकट देश में और गहराया गया तो फिर घरों की बिजली भी गुल हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर समय रहते कोई व्यवस्था नहीं हुई तो फिर आने वाले 3 से 4 दिनों में पूरा स्टॉक ही खत्म हो जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन केंद्र में कोयला का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। देश में 70% बिजली उत्पादन कोयले से होता है। जो कुल 135 थर्मल पावर प्लांट में से 72 के पास कोयले को 3 दिन से भी कम स्टॉक बचा हुआ है।
दोस्तों किसानों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, काम की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख तय हो गई है। जी सरकार ने अब तक 11 करोड़ 37 लाख किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपए भेज चुकी है। अब मोदी सरकार 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी कि 10वीं किस्त जारी करने वाली है। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को 10वीं किस्त का इंतजार है। अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 9वीं किस्त डाली जा चुकी है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 2,000 रुपए की 3 किस्त यानी कि 6,000 रुपए डायरेक्ट भेजती है। दोस्तों तेल कंपनियों ने एक बार फिर से आम आदमी को झटका देते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। 2 महीने से भी कम समय में दूसरी बार सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 2 महीने से भी कम समय में कीमतों में ये चौथी सीधी वृद्धि है। सितंबर महीने में सब्सिडी वाले और गैर सब्सिडी वाले एलपीजी दरों में 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। दोस्तों बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी में दोस्ती टूट गई है। जब दोनों पार्टियां दोनों सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और ये योद्धा अब चुनावी समर में ताल ठोकने के लिए उतरने वाले हैं। दोनों पार्टियों की दोस्ती टूटने का सबसे बड़ा कारण कन्हैया कुमार की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना माना जा रहा है। आरजेडी कहीं से भी कन्हैया कुमार के साथ खड़ी होना नहीं चाह रही है। कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी यादव शुरू से ही असहज रहते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव डरते हैं कि कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। जब पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में तेजस्वी और कन्हैया कुमार अपनी अपनी पार्टियों के स्टार प्रचारक थे। घटक दलों के प्रत्याशी की जीत के लिए दोनों नेताओं ने पूरा जोर लगाया तथा एक दूसरे के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने में भी उतरे। लेकिन कन्हैया और तेजस्वी यादव ने एक साथ मंच साझा नहीं किया। इस स्थिति में कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही आरजेडी असहज नजर आ रही है। दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे के बाद थम गया है। जहां अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशी तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी थी। जब तीसरे चरण का चुनाव 8 अक्टूबर को होना है यानी कि कल, जिसका परिणाम यानी कि जिसका रिजल्ट 10 और 11 अक्टूबर को सामने आएगा। जब तीसरे चरण में बिहार के 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव होंगे। ऐसे में सभी जिलों में प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए एक से बढ़कर एक प्रचार के तरीके को अपना रहे हैं। वहीं बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण के लिए भी कल नामांकन करने की अंतिम तिथि थी। 5वें चरण में बिहार के सभी 38 जिलों में चुनाव होंगे। जी हां, 24 अक्टूबर को होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए अब तक करीब 25,000 से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत शराब तस्करों पर सटीक बैठ रही है। पुलिस की सघन जांच और पकड़ धकड़ से बचने के लिए बिहार में शराब तस्करों ने तस्करी का ट्रेंड ही बदल दिया है। जिस गाड़ी से शराब की तस्करी हो रही है उस पर लगा नंबर प्लेट कार की जगह बाइक और ऑटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब परिवहन विभाग को नंबर के बारे में पता चला तो वे दोनों नंबर ऑटो के निकले। इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर शराब की तस्करी में चोरी की गाड़ी की भी प्रयोग में ला रहे हैं। वे ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पकड़े जाने पर पुलिस को गाड़ी मालिकों का नाम और पता नहीं चल सके। दोस्तों बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। जहां बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दावे को झूठा बताया है, जिसमें जगदानंद सिंह ने सीट शेयरिंग पर सहमति भी की बात कही थी। जहां आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लगातार ये बयान देते रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से सहमति बन गई है और उसके बाद ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जहां उन्होंने रविवार को भी मीडिया से बात करने के दौरान इस बात का जिक्र किया है। जगदानंद सिंह ने बताया था कि उन्होंने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा से पहले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा को 3 बार फोन लगाया था। जगदानंद सिंह के दावे को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए झूठा बता दिया है। उन्होंने बताया है कि जगदानंद सिंह के दावे बिल्कुल भी झूठे हैं। उन्हें कोई भी फोन जगदानंद सिंह की तरफ से नहीं आया है। दोस्तों इन बीजेपी नेताओं को क्या हो गया है? आए दिन तरह तरह के फालतू बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। अब ताजा मामला कर्नाटक का है।
कर्नाटक पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान का कहना है कि आरएसएस के बिना भारत दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने बुधवार को कहा है कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है जो देश की सुरक्षा करता है। आरएसएस के रहते भारत सुरक्षित है, ये उनका कहना है। बीजेपी के नेता का कहना है। दरअसल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रभु चौहान का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस की वजह से ही भारत एक और पाकिस्तान नहीं बन रहा। अगर आरएसएस नहीं होता तो फिर देश दूसरा पाकिस्तान बन जाता। मंगलवार को एच.डी. कुमारस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि आरएसएस ने आईएएस, आईपीएस जैसे 4000 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग दी है जो अब तक भारतीय नौकरशाह का हिस्सा है। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सिद्धरामैया ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना तालिबान से कर डाली थी। सिद्धरामैया ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि उन्हें इन दोनों संगठनों से सावधान बरतनी चाहिए, यानी कि तालिबान और आरएसएस से सावधान बरतनी चाहिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में गड़बड़ी करने के आरोपित मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का है। जहां पश्चिमी चंपारण के बगहा में बेलवहा मदनपुर के निवर्तमान मुखिया योगेंद्र मुसहर के ऊपर कुछ महीने पहले ही नल जल योजना के कामों में घपलेबाजी को लेकर केस दर्ज किया गया था। यह बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। बगहा में चौथे चरण के मतदान होना है। इसी बीच पश्चिमी चंपारण में निवर्तमान मुखिया की गिरफ्तारी सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नल जल योजना में जब लाखों रुपए की घपलाबाजी की बात सामने आई थी तो बीडीओ ने इस मामले की जांच की थी और बड़े स्तर पर घोटाले की पुष्टि करके रिपोर्ट जिला अधिकारियों को भेज दिया था। जिसके बाद डीएम ने घोटाले में लिप्त सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। नौरंगिया थाने में बीडीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी और निवर्तमान मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 82 साल के थे और लंबे समय से उम्र से संबंधित तमाम बीमारियों से जूझ रहे थे। इस कारण वे चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। दोस्तों, मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से भी अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। ये जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स ने कोरोना ड्यूटी पर रहते हुए जोखिम भत्ता और बीमा कवर की अपनी मांग रखी थी। इसके साथ ही वे नियुक्तियों को नियमित करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल भी कर रही थी। बिहार समेत देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से अपने काम करने की स्थिति और कम वेतन का विरोध कर रही थी। अपने सामान्य काम और कोरोना ड्यूटी के अलावा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहरी क्षेत्र से सटे हुए हाशिए से लोगों के दरवाजे तक कोरोना टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ा रही थी। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अन्य राजनीतिक पार्टियां एक साथ नहीं आ पा रही है। हम बार बार एक राजनीतिक विकल्प बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ कारणों से फेल हो जाते हैं, इसीलिए बीजेपी देश पर शासन कर रहे हैं। अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाए तो फिर बीजेपी सत्ता से चली जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी राम रहीम के अनुयायियों के बीच नफरत फैलाती है। उन्हें इसका टेस्ट मिल गया है। बीजेपी दंगे भड़काकर सत्ता में रहते हैं लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। उनके मंसूबों को देश की जनता समझती है। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान के पास 3 साल पहले सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ था। 2017 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तो इस पर कुल लागत 450 करोड़ से ज्यादा की बताई गई थी। लेकिन इसका अर्थ यह है कि ड्रीम प्रोजेक्ट सफेद हाथी साबित हो रहा है। दरअसल सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर से सरकार को आमदनी उतनी नहीं हो रही है जितना मेंटेनेंस पर खर्च हो रहा है। जहां आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला मुहावरा इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सही साबित हो रहा है। सूचना पर अधिकार के तहत भवन निर्माण विभाग में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर को लेकर जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक इसके मेंटेनेंस पर हर दिन 3 लाख से ज्यादा रकम खर्च होती है। हैरत की बात यह है कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर से अब तक सरकार को 4 साल में केवल 16 करोड़ रुपए की कमाई हुई है जबकि खर्च 47 करोड़ से ज्यादा हुआ है। ऐसे में ये सेंटर सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है।
दोस्तों भागलपुर शहर के सरकारी विद्यालयों को अब स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जहां स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। निजी विद्यालयों से अधिक खूबसूरत सरकारी विद्यालय दिखेंगे। जहां प्रथम चरण में भागलपुर शहर के 5 स्कूलों का चयन किया गया है। जहां इसके लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से स्कूलों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 6 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य कराया जा रहा है। इसमें मोक्षदा गर्ल हाई स्कूल, राजकीय इंटरमीडिएट जिला स्कूल, राजकीय बालिका इंटर विद्यालय, झुंझुनवाला आदर्श बालिका उच्च विद्यालय और राजकीय सारो साहून मध्य विद्यालय के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू हो गया है। जहां इससे विद्यालय में अध्ययन करने वाले करीब 5000 छात्र छात्राओं को लाभ होगा। दोस्तों पटना में लेडी डॉन के कारनामे से लोग परेशान है, हैरान है। जहां अपने हुस्न के जाल में फंसाकर लोगों को बर्बाद कर दे रही है। अपराध की दुनिया में भले ही महिलाओं की संख्या कम रही हो, लेकिन उनके अपराध के तरीके बिल्कुल भी अलग और खतरनाक है। जब बिहार की राजधानी पटना में डकैती और रोड लूट छोड़ दे तो अन्य संगीन वारदातों में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। हाल के दिनों में पटना पुलिस के सामने ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करने से लेकर नशीले पदार्थ की सरगना और बड़े दुकानों में चोरी के मामलों में भी महिलाओं का नाम उजागर हो चुका है। जहां पटना पुलिस अक्टूबर 2019 में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक महिला राजधानी पटना में ब्राउन शुगर की मुख्य सप्लायर राधा देवी उर्फ भाभी जी शामिल थी। जहां उनके पास से 10 लाख रुपए नगद भी बरामद हुआ था। भाभी जी का नेटवर्क पटना, गया, मुजफ्फरपुर से लेकर रांची तक फैला हुआ था। इसके कई एजेंट को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब बाद में पता चला कि भाभी जी जेल में हैं, लेकिन उसके गिरोह के लोग आज भी उसके लिए काम कर रहे हैं। 4 जुलाई 2020 में बख्तियारपुर में रेलवे ठेकेदार की हत्या हो गई। जब पुलिस की छानबीन में पता चला कि वारदात में एक महिला का हाथ है। जब पुलिस ने वारदात की कुछ दिनों बाद ही मुख्य आरोपी आभा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि अपने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी और अन्य लोगों को हुस्न के जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करके रुपये वसूलती थी। ठेकेदार से भी मोटी रकम वसूलने को लेकर उसे फंसाया गया था। जब बाद में उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने 3 साथियों के साथ ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया था। अब इसी साल की बात कर तो इसी साल मई में पत्रकार नगर थाना के पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सातिर ने पुलिस को बताया कि वह दीदी से किराए पर बाइक लेकर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। जहां सातिर और लुटेरे उसे दीदी नाम से पुकारते हैं। उसके संपर्क में कई गिरोह है जिन्हें महिला किराए पर स्पोर्ट बाइक उपलब्ध कराती थी। उसके पास आधा दर्जन से भी अधिक स्पोर्ट बाइक है। जब पुलिस को पता चला है कि उसका नाम पुष्पा है जो कंकरबाग में रहती है, छानबीन में वह नाम गलत निकला और ठिकाना भी फर्जी। अब हाल के दिनों की बात करें तो जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर जानलेवा हमला करने में पुलिस ने फिजियोथेरेपिस्ट राजीव सिंह की पत्नी खुशबू सिंह को मास्टरमाइंड बताया। जब पुलिस ने खुशबू, राजीव सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। खुशबू ने ही जिम ट्रेनर की हत्या के लिए 2.5 लाख रुपए में सुपारी किलर को हायर किया था। उसके पहले अगस्त 2021 में बख्तियारपुर में एक हत्या मामले में पुलिस ने पत्नी, भतीजे और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। पता चला कि मृतक के पत्नी ने नालंदा के 2 शूटरों को 50,000 रुपए एडवांस में दिया था। दोस्तों यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 1,20,000 ऐसे स्कूल हैं जहां केवल 1 शिक्षक है, जिनमें से 88% ग्रामीण क्षेत्र में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए 12 लाख और टीचर्स की जरूरत है। जब भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट की स्थिति 2021 शिक्षकों पर केंद्रित है, जो बड़े पैमाने पर PLFS और शिक्षा के लिए UDISE डेटा के एनालिसिस पर आधारित है। जब प्रोफेसर पद्म एवं सारंग पानी के नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के एक्सपर्ट की एक टीम ने इसे तैयार करने में यूनेस्को की टीम का सहयोग किया है। जब सारंगा पानी ने बताया है कि व्यवसायों में लिंग अनुपात समग्र रूप से संतुलित है, जिसमें महिला शिक्षकों की संख्या में कुल 50% है। हालांकि अंतर्राज्यीय शहरी ग्रामीण असंतुलित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षकों का अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में 28% प्राथमिक विद्यालय शिक्षक महिलाएं हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में यह अनुपात 63% है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों को दशहरा से पहले वेतन दे दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत जल्द प्रारंभिक शिक्षकों के बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 783 करोड़ 30 लाख 10 हजार रुपए जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को वेतन देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के बाद बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों को डीबीटी के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाएगा। जब बिहार के शिक्षक काफी समय से वेतन का इंतजार कर रहे थे, सरकार अब दशहरा से पहले उन्हें वेतन देने जा रही है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लोग अब 21 जिलों के अस्पतालों में सरकारी रेट पर सिटी स्कैन करा सकेंगे, क्योंकि बिहार के अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। खबर के अनुसार बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा सभी जिलों के जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे मरीजों को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह भी बता दूं कि बिहार के बचे हुए 17 जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी सिटी स्कैन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। बहुत जल्द बिहार के सभी जिलों में सरकारी रेट पर सिटी स्कैन की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। बिहार के मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, एनएमसीएच गया, डीएमसीएच दरभंगा और जेएलएनएमसीएच भागलपुर में भी सिटी स्कैन की व्यवस्था उपलब्ध है। आप 500 रुपए से 1100 रुपए के बीच सिटी स्कैन करा सकते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 400 तरह की बीमारियों के इलाज की दरें बढ़ा दी है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के इलाज को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने पीएम जय के तहत 400 तरह के इलाज की दरों को संशोधित की है। इससे इस योजना से जुड़े अस्पताल बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करा सकेंगे। संशोधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA जो कि इस योजना को लागू करता है, उन्होंने विभिन्न इलाज पैकेज की दरें 20% से लेकर 400% तक बढ़ा दी है। इसमें वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की दर 100% बढ़ा दी गई है। बगैर वेंटिलेटर वाले आईसीयू की दर 136% बढ़ा दी गई है। फिलहाल आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना में 1669 तरह के इलाज की व्यवस्था है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आयुष्मान भारत के तहत इलाज के दायरे में ब्लैक फंगस से जुड़े एक और अतिरिक्त चिकित्सा प्रबंध को शामिल किया गया है। दोस्तों भारत में आधे बच्चे मानसिक रूप से बीमार है। हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। भारत में 7 में से एक किशोर को डिप्रेशन है, लेकिन भारत में बच्चे अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर मदद लेने के बारे में नहीं सोचते हैं। डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों के शिकार आधे से भी कम बच्चों को लगता है कि उन्हें इलाज की जरूरत है। ये जानकारी यूनिसेफ ने बच्चों की मानसिक सेहत पर जारी रिपोर्ट में दी है। भारत में 15 से 24 साल के 41% बच्चों ने मानसिक बीमारियों के लिए मदद लेने की बात कही है, लेकिन 21 देशों में करीब 83% बच्चे इस बात को लेकर जागरूक दिखे कि मानसिक परेशानियों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। मानसिक परेशानी के हल के लिए भारतीय किशोर और युवा ही सबसे कम मदद मांगने को लेकर जागरूक दिखे हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेंस के मुताबिक 15 से 24 साल के 14% युवा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जापान और इथियोपिया जैसे देशों में जहां हर 10 में से एक बच्चे को डिप्रेशन में है, तो वहीं भारत में हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। 21 देशों के औसत के हिसाब से हर 5 में से एक बच्चे को डिप्रेशन है। इसी तरीके से दुनिया भर में 10 से 19 वर्ष के हर 7 में से एक बच्चे को कोई ना कोई घोषित मानसिक बीमारी है, यानी कि इलाज और जांच के जरिए उसे मानसिक तौर पर बीमार पाया गया है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना महामारी के दौर से पहले तकरीबन 5 करोड़ बच्चों को कोई ना कोई मानसिक परेशानी रही है और इनमें से तकरीबन 90% ने इलाज करने के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों पटना मेट्रो के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां लगातार मेट्रो के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हाल ही में पटना मेट्रो ने लोगो डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें से लोगों से डिजाइन मंगाए गए थे। जब बिहार के अलावा यूपी, झारखंड, मुंबई समेत पूरे देश भर से लगभग 7500 डिजाइन आए हैं। जब फिलहाल इन सब डिजाइनों की स्क्रीनिंग का कार्य चल रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के एक ऐसे दिग्गज निवेशक कपल ने मुलाकात की जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। मुड़ी तुली ढीली ढाली शर्ट में पीएम मोदी से बेहद कॉन्फिडेंस से मिलने वाले राकेश झुंझुनवाला और उनका परिवार करीब 22,300 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। राकेश झुंझुनवाला ने यह साबित कर दिया है कि कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है और दुनिया के किसी भी ताकतवर शख्स से भी मिलने के लिए आत्मविश्वास में कपड़ों की अहमियत नहीं होती है। वैसे सच तो यह भी है कि आपके पास अगर हजारों करोड़ का नेटवर्क हो तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। राकेश झुंझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला की मंगलवार की शाम को हुई इस मुलाकात के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खूब मजे लिए। जब किसी ने कहा कि भाई इनको स्त्री ला दो, तो किसी ने कहा कि पीएम मोदी तो इनके सामने फैन की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि सच तो यह है कि आप जब लाइनेन की शर्ट पहनकर कार में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उस पर ये सी सिलवेट आ जाती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिर राकेश झुंझुनवाला है कौन।
तो राकेश झुंझुनवाला देश के शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक हैं जिन्हें बिग बुल कहते हैं। जहां उनके एक एक कदम पर करोड़ों निवेशकों की नजर होती है। राकेश झुंझुनवाला जिस शेयर में हाथ लगाते हैं वह सोना हो जाता है। यही नहीं, उनकी देखी देखी शेयरों में निवेश करने वाले कितने लोग अमीर हो गए हैं। हारून इंडिया की हाल ही में जारी अमीरों की सूची में के मुताबिक राकेश झुंझुनवाला और उनके परिवार का नेटवर्थ करीब 22,300 करोड़ रुपए है। उनकी देश की कई कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है और वे जल्द ही एक एयरलाइन शुरू करने वाले हैं। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम ट्वीट करके इस मुलाकात के बारे में लोगों को जानकारी दी है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत राहुल गांधी से मिलकर सरकारी दमन के खिलाफ संयुक्त विपक्ष की कार्रवाई पर सलाह मशविरा किया। संजय राउत ने कहा है कि हिंसा की सच्चाई जानने के लिए विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी भेजना चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा पर विपक्ष के तेवर दिनों दिन तल्ख होते जा रहे हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो पहले से ही इस मामले पर बयानबाजी शुरू कर दी थी, जहां अब शिवसेना भी खुलकर किसानों की हत्या का विरोध करने लगी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा ने देश को हिला करके रख दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी सरकार ने गिरफ्तार किया था, जब विपक्षी नेताओं को किसानों से मिलने से रोका जा रहा है। यूपी में सरकार द्वारा दमन के खिलाफ संयुक्त विपक्ष कार्रवाई की जरूरत है। दोस्तों, बिहार में बिजली की बचत करने के लिहाज से सरकार ने नई स्कीम शुरू की है। इसके तहत पुराने परंपरागत बल्ब जो अधिक बिजली का उपयोग करते हैं उनकी जगह पर अब कम ऊर्जा खपत करने वाले एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इस आसियान को पूरा करेगा। आपको बता दूं कि अभी तक 16 लाख पीला बल्ब को एलईडी बल्ब कर दिया गया है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चलाने और फिर मृतक किसानों के परिवार से विपक्षी नेताओं को मिलने से रोकने को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। बीजेपी के मंत्री के बेटे पर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। पूरे देश के किसानों पर आक्रमण रहा है, लेकिन जिसने किसानों के साथ अन्याय किया उन पर एक्शन नहीं हुआ। कल पीएम मोदी लखनऊ में थे लेकिन लखीमपुर नहीं जा पाए। आज देश में सिस्टम के साथ जो भी कुछ बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि नेता उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते हैं। देश में डिक्टेटरशिप चल रही है क्योंकि देश में चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता परेशान है लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि हमें मार दीजिए, गाड़ दीजिए, हमारे साथ बुरा बर्ताव कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, मुद्दा किसानों का है, उसकी बात करते ही रहेंगे। दोस्तों, बुधवार को भी आम आदमी को करारा झटका लगा है जब फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कल पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। आपको बता दूं कि तेल की कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे जारी करती है। जब पिछले 10 दिनों में 10 बार डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है तो वहीं पेट्रोल के दाम 7 बार बढ़े हैं। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जमीन मांगी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मानना है कि पश्चिमी छोर पर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र की 4 एकड़ जमीन बिहार सरकार दे देती है तो पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस अब आरजेडी की बैसाखी का सहारा छोड़ने का मन बना चुकी है और दोबारा से अपनी सियासी जमीन को वापस पाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब 5 महीने बाद जेल से बाहर आए पूर्व सांसद पप्पू यादव की भी एंट्री हो सकती है। उन्होंने बिहार उपचुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। जहां बिहार में महागठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में दरार आ गई है। आरजेडी के कैंडिडेट उतारने के बाद कांग्रेस भी प्रत्याशी उतार दी है। जहां आरजेडी से बिगड़ते रिश्ते के बीच कांग्रेस बिहार में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति में जुट गई है। ऐसे में कन्हैया कुमार के बाद पप्पू यादव कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं तो बिहार की सियासत में साफ है कि कांग्रेस आरजेडी से नाता तोड़ने का मन बना चुकी है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन बिहार के सुपौल सीट से कांग्रेस के सांसद रह चुकी है। मौजूदा समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। ऐसे में पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। मंगलवार को पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस को मदद करने का ऐलान किया था। यह साथ ही दोनों सीटों पर कांग्रेस को जिताने के लिए कैंपेन करने की बात कही थी।
दोस्तों यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद संज्ञान न लिए जाने पर कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में हैरान जताते हुए कहा है कि लोग मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है। उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत से इस मामले में कार्रवाई के लिए अनुरोध किया है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब और सोशल मीडिया के नहीं होने पर भी प्रिंट मीडिया में छपी खबरों के आधार पर खुद संज्ञान लेता था। सुप्रीम कोर्ट ने बेजुबानों की भी आवाज सुनी। वहीं आज जब हमारे नागरिक कुचले जा रहे हैं और उन्हें मारा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि इसे खुद संज्ञान लें। दोस्तों बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भगवान को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के जदयू नामांकन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने मूर्ति पूजा पर सवाल उठा दिया है। इस बार जीतन राम मांझी ने मूर्ति पूजा पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखने की बात कही है। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि वे राम के साथ साथ किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं, न ही किसी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। वे किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और न ही उस पूजा में विश्वास रखते हैं। वे केवल प्रकृति की ही पूजा करते हैं। आपको बता दें कि जदयू की तरफ से काफी दिनों पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले बार जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाया था, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। वहीं अब एक बार फिर से भगवान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक कर रातों रात सुर्खियों में बटोरने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी ने विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। जब पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। तारापुर विधानसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण होंगे। भारतीय वायुसेना में 20 साल की सेवा देने के बाद वशिष्ठ नारायण अब राजनीति में सक्रिय हैं। प्लूरल्स पार्टी ने उन्हें तारापुर से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।